नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। वैसे जो ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीआरएफ है, इसका हम लोग आज करेंगे पार्ट 4। इसके जिस जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 4 का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पार्ट 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं कि उन पार्ट्स में जो पार्ट 1 है उसमें यूनिट 1, सेकंड में यूनिट 2 एंड थर्ड में यूनिट 3 हमने कवर करी है। तो टोटल सिलेबस कवर करने की कोशिश की इन 4 पार्ट्स में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे अभी कुछ कमेंट्स और कुछ कॉल्स या कुछ रिकमेंडेशंस भी ऐसे आए थे। देखिए, जो भी हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हमने जो सारा सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वो सिलेबस हमने कवर किया है। लेकिन वीडियोस या कंटेंट या जो क्वेश्चन है, किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती कि वही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, अगर सिलेबस से आएंगे तो श्योर है उसी में से ही आएंगे। तो आपको जो पढ़ना है आप बिल्कुल वीडियोस देखिए, कंटेंट देखिए, लेकिन साथ साथ में अपने और भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हैं वो भी क्लियर रखिएगा, तो ही आप एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कह रहा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में दी गई है। सेक्शन 4, सेक्शन 13, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 8। देखिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसमें जो डेफिनेशन दी गई, इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन वो किस सेक्शन में दी गई है दरअसल? 4 में, 13 में, 6 में या सेक्शन 8 में। देखिए, जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है किसमें? सेक्शन 13 में। किसमें? सेक्शन 13 में। वो भी किसमें? जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा? 1881 का जो है उसके सेक्शन 13 में इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी गई है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, निम्न में से कौन सा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या फिर मॉर्टगेज डीड। देखिए, इसमें पूछा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। तो अगर आपने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आपको पता होगा कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो कौन कौन होते हैं? प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है और मॉर्टगेज डीड है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दरअसल लोग कौन कौन से होते हैं? वो एक तो आपका कौन सा होता है? प्रोमिसरी नोट जो है ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भी क्या है? प्रोमिसरी नोट है। और जो आपकी चेक्स हैं, ये चेक भी है, ये भी क्या है? प्रोमिसरी नोट है। तो ये तीनों तो प्रोमिसरी नोट होते हैं। बट क्वेश्चन ने पूछा कौन नहीं है, तो कौन नहीं? जो मॉर्टगेज डीड है ना, ये मॉर्टगेज के लिए है। जब हम कहीं से लोन लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो मॉर्टगेज डीड बनती है ना। तो ये मॉर्टगेज डीड प्रोमिसरी नोट नहीं है, जबकि प्रोमिसरी नोट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक ये तीनों आपके प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, या फिर रजिस्ट्रेशन है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर नोटराइजेशन है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ अपने क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से उसकी हम लोग बात करेंगे। अगर आप मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, देखिए जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स की बात करते हैं तो पहली चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? आसानी से, क्या कहते हैं, आसानी से क्या हो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है जो इजी, जिसके अंदर इजी ट्रांसफेरेबिलिटी हो। क्या हो? इजी ट्रांसफेरेबिलिटी हो। ठीक है, इसे कहते हैं। या फिर इसमें क्या हो? डिटेक्ट फ्री, ये क्या हो? डिटेक्ट फ्री टाइटल हो।
ठीक है। तो ये इसके दो क्या कहते हैं मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कौन सा? इजी ट्रांसफरेबिलिटी हो या फिर डिटेक्ट फ्री टाइटल हो। कह रहा कौन सी विशेषता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टाइटल हो, रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो या नोटराइजेशन हो। जैसा कि अभी बात करी दो फीचर्स की, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टाइटल। ये एक मेन फीचर है किसका? आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रोमिसरी नोट मस्ट कंटेन, जो आपका एक प्रोमिसरी नोट है उसमें भुगतान करने का वचन होना चाहिए। प्रोमिसरी नोट में कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, अनसर्टेन प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए या ऑरल प्रॉमिस होना चाहिए। देखिए जो आपके प्रोमिसरी नोट है उसमें भुगतान देने का वचन होना चाहिए। कैसा? अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। कैसा? ये अनकंडीशनल प्रॉमिस के साथ ही उसका पेमेंट होना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? अनकंडीशनल। नेक्स्ट है कि प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। अब करा प्रोमिसरी नोट की सेक्शन में डिफाइन किया गया। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन थी वो 13 में थी, है ना। अब कहा गया कि प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन किसमें है? देखिए जो आपका प्रोमिसरी नोट है इसकी जो डेफिनेशन दी गई है कहाँ दी गई? सेक्शन 4 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में कौन प्रॉमिस करता है पे करने का? प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का वचन कौन देता है? कौन ये प्रॉमिस करता है कि वो भुगतान करेगा? ड्रॉई करेगा, मेकर करेगा, पे ही करेगा, इंडोर्सी करेगा। ठीक है। तो देखो जो प्रोमिसरी नोट में जो पेमेंट के लिए प्रॉमिस करता है वो कौन करता है? उस प्रोमिसरी नोट का मेकर करता है, जो उसे बनाता है। कौन? प्रोमिसरी नोट का मेकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई? बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? तो देखिए हम लोगों ने अभी तक 3 सेक्शंस पढ़े। एक तो पढ़ा था सेक्शन 13, इसमें दिया गया था स्टैट्यूटरी डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। फिर पढ़ा हम लोगों ने सेक्शन 4, इसमें प्रोमिसरी नोट की बात करी गई है ना। और किसकी बात कर करी जाए? बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी बात करी गई है किसमें? सेक्शन 5 में। किसमें करी गई? सेक्शन 5 में। प्रोमिसरी नोट किसमें? 4 में। बिल ऑफ एक्सचेंज किसमें? सेक्शन 5 में। इसी के साथ साथ एक चीज और भी यहीं पे जान लेते हैं कि जो चेक की बात करी गई है, चेक की बात करी गई आपके सेक्शन 6 में। काहे में? सेक्शन 6 में। तो 6 में काहे की बात करी गई है? चेक की करी गई है। इसमें आपके प्रोमिसरी नोट की बात करी गई है और इसमें आपकी करी गई बिल ऑफ एक्सचेंज की। और 13 में जैसा कि अभी बताया इसमें आपकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द ऑर्डर टू पे इज गिवन बाय। जो ऑर्डर टू पे है वो किसके द्वारा दिया जाता है? विनिमय पत्र में भुगतान करने का आदेश। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन ऑर्डर देगा पे करने का? ड्रॉई देगा, पेई देगा, ड्रॉयर देगा या होल्डर देगा? तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पे का ऑर्डर देता है वो कौन देता है? वो आपका ड्रॉयर देता है। कौन देता है? ड्रॉयर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चेक इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। चेक की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? तो अभी हम लोगों ने जहां पे एक सेक्शन का क्वेश्चन आया था उसमें बात कर ली थी कि सेक्शन 6 में किसकी बात करी गई है? चेक की बात करी गई है ना। 4 में किसकी बात करी गई है? 5 में किसकी बात करी है? 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 4 में प्रोमिसरी नोट था, 5 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज था, 6 में आपका चेक है और 13 में स्टैट्यूटरी डेफिनेशन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ चेक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। जो चेक किसका स्पेशल टाइप है ना। तो देखिए चेक जो स्पेशल टाइप है किसका है? प्रोमिसरी नोट का है, बिल ऑफ एक्सचेंज का है, बॉन्ड का है या रिसिप्ट का है? तो देखिए जो चेक है आपका ये चीज है स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। किसका है? बिल ऑफ एक्सचेंज का है। आई होप अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको अभी तक ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन। जो चेक है हमेशा ड्रॉन किया जाता है ना। किस पर आहरित किया जाता है? इंडिविजुअल पर,
कंपनी पर, बैंकर पर या गवर्नमेंट पे। तो हम सबको पता है कि चेक हमेशा किस पे ड्रॉन किया जाता है, बैंकर पे। किस पे? बैंक पे या बैंकर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होल्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। कह रहा जो होल्डर है ना, इसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, किस सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या सेक्शन 8। तो देखिए जो होल्डर है, होल्डर की जो डेफिनेशन एक्चुअली में दी गई है वो आपके दी गई है सेक्शन काहे में? 8 में। काहे में? सेक्शन 8 में होल्डर को डिफाइन करा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। देखिए अभी तक होल्डर की बात करी गई थी, तो होल्डर को हम लोगों ने कहा देखा? होल्डर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 8 में। इसमें किसकी बात करी है? होल्डर की डेफिनेशन। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 9 में। होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात किसमें करी गई है? ये आपकी करी गई है सेक्शन 9 में। ठीक है। सेक्शन 9 में आएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्योंकि अभी बीआरएफ का क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके कहीं ना कहीं डेफिनेशन से एक आधे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, है ना। तो 8, 9 तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सेक्शन 10 जो आपकी है ना, ये सेक्शन 10 किससे है? सेक्शन 10 तरह से पेमेंट इन ड्यू कोर्स से। सेक्शन 10 काहे से आपकी? ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स से, पेमेंट इन ड्यू कोर्स से। ठीक है। तो सेक्शन 10 में किस बात का जिक्र है? ये जिक्र है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। तो 8, 9 और 10 आपका सेक्शंस हो गई। ठीक है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट अक्वायर द इंस्ट्रूमेंट। कह रहा होल्डर इन ड्यू कोर्स को लिखित प्राप्त करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ, एज अ गिफ्ट, बाय फोर्स, विदाउट कंसिडरेशन। तो देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट अक्वायर द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। सद्भावना एवं प्रतिफल के साथ उसे रिसीव करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। कह रहा जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका कौन सा एक स्पेशल राइट है? पहला कह रहा ऑब्टेनिंग अ बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर, एक्सटिंग्विशिंग ऑनरशिप, टैक्स एग्जम्पशन या एस्टैब्लिशिंग अ बैंक। तो देखिए जो आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स है इसका जो स्पेशल राइट है वो होता है बेहतर शीर्षक प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग अ बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर, बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस अ चेक इज कॉल्ड। का जब हम चेक को है ना दो समानांतर तिरछी लाइंस बनाते हैं तो क्या कहलाता है? हम सबको पता है कि जो चेक होती है जब हम दो क्रॉस लाइंस बनाती हैं तो चेक क्या कहलाती है? इंडोर्समेंट कहलाएगा, नेगोशिएशन कहलाएगा, क्रॉसिंग कहलाएगा या एक्सेप्टेंस। देखिए जब चेक को क्रॉस करेंगे दो लाइन से तो क्या कहलाती है? क्रॉस्ड चेक कहलाती है और उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्रॉसिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज जनरली रिटन इन अ जनरल क्रॉसिंग। क्या जो जनरल क्रॉसिंग होती है उसमें नॉर्मली क्या लिखा जाता है? अकाउंट पेई, नॉट नेगोशिएबल, टू पैरेलल लाइंस या पे कैश। देखिए जो कहा सामान्य क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग में सामान्यतः क्या अंकित किया जाता है? तो हम जब जनरल क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग में क्या करते हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वी ड्रॉ द टू पैरेलल लाइंस। हम लोग क्या करते हैं? दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो क्रॉसिंग में क्या करेंगे? टू पैरेलल लाइंस, ड्रॉ द टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज स्पेसिफाइड इन अ स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में किस चीज का उल्लेख किया जाता है? क्या चीज मेंशन करी जाती है? नेम ऑफ द पेई, नेम ऑफ अ बैंकर, अमाउंट या डेट। देखिए जो स्पेशल क्रॉसिंग है, कौन? स्पेशल क्रॉसिंग, उस स्पेशल क्रॉसिंग में क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ द बैंकर मेंशन होता है। क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ द बैंकर मेंशन होता है किसमें? आपके स्पेशल क्रॉसिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग इज, जो अकाउंट पेई क्रॉसिंग है उसका मेन पर्पज क्या होता है ना। देखो हम सबको पता है जो चेक यूज करते हैं कि चेक में क्या होता है, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जब हम क्रॉस चेक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो चेक स्पेशली अकाउंट पेई ही होगी, है ना। क्या कि चेक का नगद भुगतान बनाने योग्य, देखिए नगद भुगतान नहीं मिलता हुआ अकाउंट पेई चेक होती है। राशि केवल निर्दिष्ट खाते में जमा, अकाउंट बी क्रेडिटेड ओनली टू द स्पेसिफाइड अकाउंट, टू इनवैलिडेट द चेक, इनवैलिडेट भी नहीं करते, टू इंक्रीज बैंक चार्जेस भी नहीं करते। क्या है, जब हम चेक को क्रॉस्ड कर देते हैं इसका मतलब है कि वो चेक किसी स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में ही सबमिट होगी, उसका पैसा उस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट नेगोशिएबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। क्या है, जो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है उसका क्या इफेक्ट होता है। चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफरी कैन नॉट गेट अ बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर, जो प्राप्त करता है वो बेहतर शीर्षक प्राप्त नहीं कर सकता। चेक बिकम वैड या ओनली बैंक में पे। तो देखिए जो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफरर कैन नॉट गेट अ बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर इज द पर्पज ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड, है ना, कि जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है उसका नेगोशिएशन कैसे किया जा सकता है। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है उसका नेगोशिएशन कैसे किया जाएगा, बाय इंडोर्समेंट ओनली किया जाएगा, बाय रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बाय डिलीवरी की जाएगी या बाय कोर्ट ऑर्डर। तो देखिए जो नेगोशिएशन है किसका, बियरर इंस्ट्रूमेंट का, वो कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल है आपके बाय डिलीवरी। किससे पॉसिबल है, बाय डिलीवरी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड। अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें बात करी थी हम लोगों ने बियरर इंस्ट्रूमेंट की। अब बात कर रहे हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को कैसे नेगोशिएट किया जा सकता है। बाई डिलीवरी ओनली। अब देखिए बाय डिलीवरी ओनली प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्या था, बेयरर इंस्ट्रूमेंट वाला, उसमें बाय बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैसे इसका कर सकते हैं, कैसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी, ठीक है। लेकिन ऑर्डर पूछा है तो बाय डिलीवरी तो होने से रहा, कह रहा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय ऑरल ट्रांसफर। तो देखिए जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नेगोशिएशन कर पाओगे कैसे, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू। क्वेश्चन ध्यान रखना दोनों बहुत स्लाइड डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि इंडोर्समेंट मींस, जो इंडोर्समेंट है इसका क्या मतलब होता है, signing the instrument for transfer of rights, destroying the instrument, cancelling the instrument, depositing in bank। तो इंडोर्समेंट का मतलब ही होता है, आप सबको पता होगा, साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट। क्या करना, साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है कि इन अ ब्लैंक इंडोर्समेंट, जो आपका रिक्त अनुमोदन है, ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या होता है, नेम ऑफ इंडोर्सी इज मेंशन्ड, नेम ऑफ इंडोर्सी मेंशन्ड होता है, ओनली सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर इज मेड, बैंक्स नेम इज रिटन या अमाउंट इज स्पेसिफाइड। इसका नाम ही है ब्लैंक इंडोर्समेंट। जब वो ब्लैंक होगा तो नेम कैसे मेंशन होगा, नो नेम मेंशन नहीं होगा, ना तो बैंक का नाम रिटर्न होगा ना तो अमाउंट स्पेसिफाइड होगा। ब्लैंक इंडोर्समेंट में केवल क्या होगा, ओनली सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर इज मेड। ब्लैंक इंडोर्समेंट में क्या होगा, केवल इंडोर्सर के सिग्नेचर मेंशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फुल इंडोर्समेंट, अब बात आ गई किसकी, फुल इंडोर्समेंट की। अभी तक ब्लैंक की थी, अब फुल की, तो फुल में क्या हो गए, ओनली सिग्नेचर अपीयर्स, तो ये काहे में होंगे, ये तो आपके ब्लैंक इंडोर्समेंट में होते हैं ना, लेकिन पूछा फुल है। कह रहा नेम ऑफ इंडोर्स इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड। नेक्स्ट कह रहा नेम ऑफ बैंक इज रिटन एंड नो नेम इज मेंशन्ड। तो देखो ब्लैंक में तो नाम था ही नहीं, केवल सिग्नेचर थे, तो जब फुल होगा तो फुल में क्या होगा, कह रहा नेम ऑफ इंडोर्सी इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड। अब फुल में क्या होगा, उसका नाम मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्यूजल टू ऑनर, क्या, रिफ्यूजल टू ऑनर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भुगतान के इनकार किए जाने को क्या कहा जाता है, नेगोशिएशन कहा जाएगा,
इंडोर्समेंट कहा जाएगा, डिसऑनर कहा जाएगा या एक्सेप्टेंस। तो देखो उसका पेमेंट करना था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन उससे इनकार कर दिया गया, तो उसे हम क्या जानते हैं, क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज डिसऑनर। क्या कहलाता है, डिसऑनर कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मेनली रिलेट्स टू, जो डिसऑनर है बाय नॉन एक्सेप्टेंस का मुख्यतः किससे संबंधित होता है, मतलब ज्यादातर जो डिसऑनर है नॉन एक्सेप्टेंस के केस में वो किससे रिलेट करते हैं, प्रोमिसरी नोट से, बिल ऑफ एक्सचेंज से, शेयर सर्टिफिकेट से, वेयर हाउस रिसिप्ट से। देखिए जो डिसऑनर ज्यादातर है नॉन एक्सेप्टेंस केस में वो आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज से। काहे से, बिल ऑफ एक्सचेंज से। नेक्स्ट कह रहा है कि डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, देखो क्वेश्चन पिछली बार क्या था, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, तो अगर नॉन एक्सेप्टेंस से होगा तो वो क्या था, वो आपका केस था किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। लेकिन अगर नॉन पेमेंट होगा, क्या होगा, नॉन पेमेंट, तो ये किसका ऑप्शन होगा, पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी का अर्थ क्या है, क्या फेलियर टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट है, पार्शियल पेमेंट है ना, या एडवांस। तो क्या डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, डिसऑनर कब, जब पेमेंट ना हो, तो पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी हो जाएगा तो डिसऑनर थोड़ी हो जाएगा, पेमेंट तो हो ही गया। कह रहा फेलियर टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे पेमेंट ना हो पाए, पेमेंट थोड़ा फेल हो जाए, तो वो कहलाता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज नोटिस ऑफ डिसऑनर नेसेसरी, डिसऑनर की नोटिस देना क्यों जरूरी होता है ना, टू मेक सेकेंडरी पार्टीज लाइबल, सेकेंडरी पार्टीज को ताकि लाइबल बनाया जा सके, टू रिकवर बैंक चार्जेस रिकवर किए जा सके, टू कैंसल द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैंसिल किया जा सके, या टू ट्रांसफर ऑनरशिप। तो देखिए जो डिसऑनर का जो नोटिस है वो देना इसलिए जरूरी है, अगर आप डिसऑनर का नोटिस दे देते हैं तो क्या करते हैं आप सेकेंडरी पार्टीज को भी लाइबल बना लेते हैं, तो इसलिए जरूरी है टू मेक द सेकेंडरी पार्टीज लाइबल, कि आपने एटलीस्ट नोटिस दी थी जिससे सेकेंडरी पार्टी भी आपकी लाइबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रीजन फॉर डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है कौन सा कॉमन रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर डिसऑनर होता है, कौन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला कह रहा है इनसफिशिएंट फंड्स, एक्सेस फंड, जब फंड एक्सेस होगा तो डिसऑनर थोड़ी ना होगा, अर्ली पेमेंट पहले भुगतान कर देंगे तब भी नहीं होगा, एंड वैलिड इंडोर्समेंट होगा तो भी नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में डिसऑनर तभी होंगे जब फंड क्या हो, इनसफिशिएंट हो, फंड ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर जनरली, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर जनरली एडेड टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करने के लिए सामान्यतः कितने दिनों का ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है, 2 डेज का, 3 डेज का, 5 डेज का, या फिर 7 डेज का। ठीक है, देखिए पहली बात तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो ये आपका ग्रेस पीरियड है ना, कुछ चीजें समझ लें, ग्रेस पीरियड हमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है ना, ज्यादातर कॉमनली कितने टाइम के लिए दिया जाता है, ये कॉमनली दिया जाता है 3 दिन के लिए। काहे के लिए कॉमनली दिया जाएगा, आपके 3 दिन के लिए, वैसे ऑन डिमांड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर डेज ऑफ ग्रेस एप्लीकेबल टू अ चेक पेबल ऑन डिमांड, कह रहा कि पेबल ऑन डिमांड चेक पर ग्रेस पीरियड लागू होता है या नहीं, यस, नो, ओनली विद द बैंक परमिशन, या ओनली ऑन ए स्पेशल चेक्स। तो देखिए जो आपका ये पेबल, जो चेक पेबल ऑन डिमांड है, कौन सी, चेक पेबल ऑन डिमांड है, उनमें आपका ग्रेस पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी डिस्चार्ज्ड बाय, जो आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हो सकता है, कैसे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वैध भुगतान करके, ऑरल प्रॉमिस करके, पार्शियल ट्रांसफर करके, या इंडोर्समेंट करके। तो देखो ना तो केवल इंडोर्समेंट से होने वाला है, ना पार्शियल ट्रांसफर से, ना ऑरल प्रॉमिस, ये डिस्चार्ज भाई आप उससे उन्मुक्त कब होंगे, जब उसका पेमेंट कर देंगे, जाहिर सी बात है।
तो डिस्चार्ज कब होंगे आप उससे? पेमेंट इन ड्यू कोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस, जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स उसका मतलब क्या होता है, किस सेक्शन में आता है, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। कह रहा पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, पार्शियल पेमेंट, कैश पेमेंट या डिलेड। देखिए पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ही होता है कि पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, उचित विश्वास एवं भावना के साथ भुगतान करना क्या कहलाता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक डिसऑनर इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। अगर चेक का डिसऑनर हो जाए तो किस सेक्शन के अंडर क्या है? पनिशेबल है। कि आपने चेक किसी को दी और वो क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए, तो कौन सा एक्ट है जो आपको पनिश करेगा, है ना, किस एक्ट के थ्रू पनिशेबल होता है? तो देखिए जो डिसऑनर्ड चेक है वो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के अंडर क्या होती है? वो आपकी क्या होगी? वो पनिशेबल होगी। ठीक है। अब पनिशेबल में अलग अलग चीजें, 2 वर्ष की कैद या राशि का दोगुना जुर्माना या फिर दोनों, कुछ भी हो सकता है ना। तो अलग अलग उसके लिए प्रोविजंस है कि क्या किया जाएगा। आई होप अभी तक जो भी है आपको क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर क्वेश्चन कंटेंट वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन हाउ मेनी डेज शुड अ लीगल नोटिस जनरली बी इश्यूड आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिसऑनर। कि चेक डिसऑनर हो गई है ये मालूम होने के बाद कितने दिन के अंदर कानूनी नोटिस भेजना चाहिए? हाउ मेनी डेज शुड अ लीगल नोटिस जनरली टू बी इश्यूड आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिसऑनर। तो ये जो लीगल नोटिस भेजी जानी चाहिए कितने दिन के बाद भेजी चाहिए? आफ्टर 30 डेज। ठीक है, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है कि हाउ मच टाइम इज गिवन टू द ड्रॉयर टू मेक पेमेंट आफ्टर रिसीट ऑफ नोटिस। की नोटिस प्राप्त होने के बाद ड्रॉयर को भुगतान के लिए कितना समय दिया जाता है? तो देखिए नोटिस प्राप्त होने के बाद कितना समय दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके 15 डेज का, 15 दिन का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन एक पार्टी नहीं है? ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। देखो ये तीनों पार्टीज होते हैं, ये तीनों पार्टीज होते हैं, बट आर्बिट्रेटर जो है ये पार्टी नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहेंगे? देखिए जो एक्सेप्ट करेगा उसे सिंपली क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या है? व्यापारियों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ बिजनेसमैन, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, है ना, सिक्योरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स राइट्स, या टैक्स कलेक्शन, या इंक्रीज एक्सपोर्ट। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, किसको प्रोटेक्ट करेगा? कंज्यूमर को करेगा ना। कंज्यूमर मतलब किसके राइट्स को? कंज्यूमर के, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम है। मतलब किसका? उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करेगा कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट कह रहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड विच अर्लियर एक्ट। कह रहा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 उसने कौन से पुराने एक्ट को रिप्लेस किया है? तो देखिए जो पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कौन सा था? 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, है ना। नया जो अमेंडमेंट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कौन सा है? 2019। तो 19 ने किसे रिप्लेस किया? 1986 को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स। क्या जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 2019 है वो कब फोर्स में आया, कब एग्जिस्ट किया, कब से लागू हुआ? 20 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 या 15 अगस्त 2020। तो देखिए ये आया तो एक्ट 2019 है, बट लागू कब हुआ है? 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट, कौन सा इनमें से कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट, राइट टू सीक रिड्रेसल। देखिए हमारे कुछ कंज्यूमर राइट्स होते हैं, हम उन कंज्यूमर राइट्स की बात कर लें। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने हमें कुछ राइट्स दिए। कौन कौन से राइट्स दिए हैं, है ना? पहली बात तो दिया है हमें राइट, कौन से में राइट्स दिए हैं? एक तो दिया है हमें राइट टू सेफ्टी, कौन सा एक्ट दिया है? राइट टू सेफ्टी, ठीक है। पहला क्या दिया? राइट टू सेफ्टी। दूसरा दिया है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई भी इसमें से आपसे पूछ ले तो याद होना चाहिए। दूसरा कौन सा दिया? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके बाद और कौन सा राइट दिया है हमें? राइट टू चूज दिया है। क्या? कि हमें जो मन चाहे हम वो गुड्स अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। 3 राइट हुए। चौथा दिया राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड, कि हमारी बात सुनी जा सके मंचों पर, जो भी अलग अलग चीजें हैं जहाँ पे हम, है ना, शिकायत कर सकें। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल, मीन्स राइट टू सीक रिड्रेसल का राइट हमें दिया है ना। फिर दिया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कहा का कंज्यूमर एजुकेशन का राइट दिया है, ठीक है। इतने राइट हमको दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा राइट नहीं दिया, तो राइट टू सेफ्टी तो है, इन्फॉर्मेशन भी है, राइट टू सीक रिड्रेसल भी है, कौन सा नहीं है? राइट टू वोट नहीं है। कौन सा? राइट टू वोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट टू नो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, कह रहा किसी गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस जानने का राइट क्या कहलाता है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू प्रेजेंटेशन। देखिए किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस की इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए, और ये राइट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीपीए वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, जो सीसीपीए है वो किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है ना। अब ये सीसीपीए क्या है? सीसीपीए क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सीसी क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। जो सॉरी सीसीपीए है जो किस एक्ट के अंदर पूछा है कि इस्टेब्लिश किया गया है। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा दिया है? कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, या कंपटीशन एक्ट, या फेमा। तो जो सीसीपीए इस्टेब्लिश किया गया है ये किया गया आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। अब ये सीसीपीए होता क्या है? सीसीपीए दरअसल है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, सीसीपीए। और ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के, ये भी याद रखना कि जो सेक्शन 10 है उसका सब सेक्शन 1 के अंडर में इसे इस्टेब्लिश किया गया। किसको? सीसीपीए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीसीपीए, जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, बैंकिंग कंट्रोल करना, या एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जाहिर सी बात है किसकी रक्षा करेगा? कंज्यूमर के राइट्स की। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी, जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है हैज बीन स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड अंडर, जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी अधिनियम में, किसी लॉ में, एक्ट में स्पेशल रूप से इंक्लूड किया गया है। कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 2019, 1986 या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो है उसको ऐड किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी हु मे बी हेल्ड लाइबल, कह रहा जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है उसके अंडर कौन लाइबल है? मैन्युफैक्चरर लाइबल है,
होगा, सर्विस प्रोवाइडर लाइबल होगा, सेलर लाइबल होगा, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है इसके अंडर में कौन कौन लाइबल होगा, देखिए मैन्युफैक्चरर भी लाइबल होगा, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी लाइबल होगा, और आपका सेलर भी लाइबल होगा। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार किसे, हु हैज द अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर सेलर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है, वो आपका एक्शन लेगा कौन, सीसीपीए। कौन लेगा, सीसीपीए। नेक्स्ट है हाउ मेनी टायर्स ऑफ कंज्यूमर कमीशन एग्जिस्ट। जो आपकी कंज्यूमर कमीशन है उसमें कितने तरीके के टायर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इंसान को जो अपना टू सीक रिडिसल का जो राइट है उसके तहत अगर अपील करनी होगी तो कितनी टायर की व्यवस्था है, तो वो आपके 3 टायर व्यवस्था है। कितनी, वो आपकी 3 टायर व्यवस्था है, 3 टायर्स की बात करी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन फंक्शंस एट विच लेवल। नाम ही है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, किस लेवल पे काम करेगा, तो इसमें तो सोचना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो जाहिर सी बात किस पे काम करेगा, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन लाइज बिफोर। स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अगर हम क्या करें, अगर अपील करें तो कहाँ करेंगे। देखिए पहला तो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन था 3 टायर में, दूसरा स्टेट कमीशन था, और इसके बाद कौन सा आपका नेशनल कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट आप कहाँ अपील करोगे, स्टेट में, स्टेट के अगेंस्ट कहाँ करोगे, नेशनल में करोगे। तो स्टेट के अगेंस्ट जो आप करोगे कहाँ करोगे, नेशनल में करोगे, ठीक है। और नेशनल में भी ना हो तो कहाँ जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कंज्यूमर कमीशन। जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट टू चूज रेफर्स टू। राइट टू चूज रेफर्स टू का मतलब क्या है, जो भोक्ता किसी गुड्स को चूज करते हैं उसका राइट क्या, राइट टू चूज है ना, तो राइट क्या होगा। अब राइट टू चूज क्या होगा, क्या उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु, कर संग्रह हेतु, या फिर निर्यात बढ़ाने के लिए, या फिर बैंकिंग सुविधा है ना। उपभोक्ताओं को जागरूक मीन्स टू अवेयर द कंज्यूमर्स, टू अवेयर द कंज्यूमर्स है ना, टैक्स कलेक्शन के लिए, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, या बैंकिंग सुविधा, जो सुविधा है बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए। तो देखो जो राइट टू चूज है, राइट टू चूज था, राइट टू चूज किससे संबंधित कहा है, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तुओं सेवाओं का चयन करना मीन्स कम्पिटिटिव प्राइस पर जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनको चूज सेलेक्ट करना, मतदान मतलब वोटिंग, एम्प्लॉयमेंट या टैक्स। तो ये राइट टू चूज का मतलब ये होता है कि हमें राइट है कि एक कम्पिटिटिव प्राइस पर हम किन गुड्स को चूज करें, ये हमारा राइट है, राइट टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपभोक्ता शिक्षा, व्हाई इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइडेड। कंज्यूमर एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करी जाती है, देखिए कंज्यूमर एजुकेशन जो दी जाएगी लोगों को अवेयर किया जाएगा, किसके लिए, ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोग अपने राइट्स के बारे में जान सकें। तो ये किसके लिए दिया जाता है, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए, टू अवेयर कंज्यूमर्स। पहले एक प्रोग्राम भी आता था ना, जागो ग्राहक जागो का, अगर आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो है ना, उसमें ग्राहक को उसके राइट्स के बारे में बताया जाता था, वो अवेयरनेस प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच राइट इज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर इफ गुड्स आर डिफेक्टिव। कह रहा है अगर किसी कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स मिले तो उसके लिए कौन सा राइट अवेलेबल है। कह रहा है राइट टू सीक रिडिसल, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, या राइट टू इनहेरिटेंस है ना। अब डिफेक्टिव गुड्स मिल गई तो राइट क्या होगा कि हम राइट टू सीक रेडिसल लें, उसके अगेंस्ट क्या करें, राइट टू सीक रेडिसल लें, प्रतितोष का अधिकार है, क्या तो हम किसी कमीशन में जा सकते हैं या कंपेंसेशन ले लें, जैसा हमारे लिए बेटर हो।
नेक्स्ट करा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेट्स, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो किससे संबंधित है? अनुचित व्यापारिक व्यवहार, मिसलीडिंग या अनफेयर जो ट्रेड बिहेवियर है उससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, बैंक डिपॉजिट से, फॉरेन ट्रेड से। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये कि जो सेलर्स है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देके या कुछ जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, मॉरली एथिकली सही नहीं है, उनको करके अपना बिजनेस करे, तो ये रिलेट करता है अनुचित व्यापार व्यवहार से। नेक्स्ट करा कि द पर्पज ऑफ ई कॉमर्स रूल्स 2020 इज, जो पर्पज है किसका? ई कॉमर्स रूल्स का, क्योंकि देखो आज की डेट में जो ई कॉमर्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि वहां भी धोखाधड़ी, मिसलीडिंग्स, बाकी चीजें होती हैं। तो उसके लिए क्या है? ई कॉमर्स रूल 2020 है। ये क्या करता है? ऑनलाइन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है ना, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स फ्रॉम इन ऑनलाइन बैंकिंग रेगुलेशन, निर्यात प्रोत्साहन, मोटिवेट द एक्सपोर्ट, या फिर टैक्स कलेक्शन। तो ये ई कॉमर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन कंज्यूमर्स राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, क्या इनमें से कौन सा कंज्यूमर कंसिडर्ड, शी इज नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर नहीं माना जाता है? व्यक्तिगत उपयोग हो तो वस्तु खरीदने वाला, मीन्स द गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजप्शन, स्वयं के रोजगार है तो सीमित उपयोग वाला खरीदार, मीन्स स्वयं के खुद के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो खरीदे, और रीसेलिंग के लिए या सर्विस प्राप्त करने वाला। तो देखिए उपभोक्ता किसे नहीं माना जाएगा? उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति कंज्यूम ना करे, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम करेगा, ये भी कंज्यूम करेगा, कौन कंज्यूम नहीं करेगा? फॉर रीसेलिंग, जो इंसान रीसेलर है, रीसेलिंग के लिए ले रहा है, कंज्यूम थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा? रीसेल कर देगा ना, तो कंज्यूमर नहीं हुआ, इसे कंज्यूमर माना नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सर्विसेज इंक्लूड्स, सर्विसेज में कौन कौन इंक्लूड है? बैंकिंग को इंक्लूड किया गया है, इंश्योरेंस को इंक्लूड किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन को किया गया है, या ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? सब सर्विसेज हैं, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर राइट, कौन सा इसमें से कंज्यूमर राइट है? अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने कई सारे राइट्स की बात करी थी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू टैक्स रिलीफ, राइट टू प्रमोशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो जो कंज्यूमर राइट है वो कौन सा है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी सीक्रेट डिसेल, है ना, ये सारे कंज्यूमर राइट्स, बट ये तीनों राइट्स नहीं है। नेक्स्ट करा कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन लाइज बिफोर, करा नेशनल कमीशन के अगेंस्ट जो अपील करोगे, नेशनल कमीशन के अगेंस्ट, वो आप कहां करोगे? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी स्टेट कमीशन, इसके बाद करी थी हमने नेशनल कमीशन, ये तीन कमीशन की बात करी थी, तीन टायर सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील करने कहाँ जाओगे? स्टेट में। स्टेट के अगेंस्ट अपील करने कहाँ जाओगे? नेशनल में। और अगर इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में। तो नेशनल कमीशन के अगेंस्ट कहाँ अपील करी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट इनोवेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज, एक जो इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 2019 का, वो क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, जीएसटी कलेक्शन, या कस्टम कंट्रोल। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कशन किया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक स्पेशल वर्ड, स्पेशल टर्म जोड़ा गया था, वो कौन था? प्रोडक्ट लाइबिलिटी थी। क्या था? प्रोडक्ट लाइबिलिटी ऐड किया गया। तो जो इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन है वो कौन है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है? कह रहा व्यापारियों को लाभ पहुंचाना, है ना, कि जो बिजनेसमैन है उनको लाभ, प्रॉफिट देना, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स,
टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, किसको प्रोटेक्ट करेगा? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स राइट, किसके? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रमोशन करना। ये कंप्लीट वीडियो है जो कि बीआरएफ का पार्ट 4 है। कौन सा है? बीआरएफ का पार्ट 4 है। हम फिर से कह रहे हैं, इसमें यूनिट 4 कवर की गई है। टोटल सिलेबस के लिए आपके इसके पार्ट, तीनों पार्ट जो पहले से अपलोडेड है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, आपको चारों करने होंगे। अगर आपको वैसे मैंने पहले भी डिस्क्लेमर में कहा है, फिर से कह रहे हैं कि देखो केवल कंटेंट पढ़ना ही, ये भरोसे के साथ जाना कि बस इसी में से क्वेश्चंस आए तो ये अपने लिए एक नाइंसाफी अपने लिए होगा। एटलीस्ट कि एग्जामिनेशन है, जरूरी नहीं एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछे। सारे वीडियोज में सब में सिलेबस कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए, बट एक गारंटी नहीं किसी चीज की, ठीक है। तो आप बाकी कंटेंट पे भी फोकस रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कभी भी कहीं से किसी भी तरीके से करी जा सकती है। आई होप आपको वीडियो ये कंटेंट सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि और भी जो पेपर्स हैं, है ना, उनके जो भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।